हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी वितान के यूट्यूब चैनल पर। एक बार सभी लोग जल्दी से हमारे साथ जो जुड़ रहे होंगे, ये क्लासेस आपके पास रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल रही होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब मुझे समय मिलेगा तो उस समय के अनुसार मैं आपके साथ क्लास को लेकर आ रहा हूँगा। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं, और यूके पीएससी हो चाहे यूके एसएससी होगा, कोई सा भी अगर आप एग्जाम देंगे उस एग्जाम पे इस टॉपिक को लेकर एक या दो प्रश्न हर बार पूछे जा रहे हैं। और लास्ट ईयर में जो अभी हाल ही में आपका पेपर हुआ था कनिष्ठ सहायक का, उसमें भी एक प्रश्न पूछा गया था, उसमें पटवारी में पूछा गया था, या पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, सभी एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और उस एग्जाम्पल के लिए या एग्जाम के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को आज प्रत्यय को मैं आपके पास पूरा करने का कोशिश करूंगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम यहां से जितने प्रश्न बन सकते हैं, जितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी को लेकर हम सारे एग्जाम्पल करने का यहां पर प्रयास करेंगे। तो पहली बात ध्यान रखेंगे, जब भी हम प्रत्यय को पढ़ेंगे तो प्रत्यय को पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। एक बात मैं आपको कह दूं, प्रत्यय वैसे बहुत प्रकार के होते हैं। अगर आप कहेंगे इसमें विभिन्न प्रकार के प्रत्यय हैं, लगभग हम कहते हैं कि हिंदी में 40 से 50 प्रत्यय को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, मैं उन्हीं को कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो पहली बात, आपके पास परिभाषा को लेकर प्रश्न पूछे जा चुके इससे पहले, यानी कि अगर हम प्रत्यय की बात करेंगे तो प्रत्यय खुद भी क्या है, दो शब्दों से, या आप कह सकते हैं इसमें एक उपसर्ग है और एक मूल शब्द होगा। इसका विग्रह करने का अगर आपको पूछेगा तो एक यण संधि के नियम से अगर हम तोड़ेंगे तो यण संधि में मैंने कहा था कि यौ से पहले अगर आधा वर्ण होगा तो यण संधि होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं यण संधि का प्रयोग करूं यहां पे तो प्रतिधन अय होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान रखेंगे यहां पर जो मूल शब्द अय है और इसके ठीक पहले आपका एक उपसर्ग लगा, कौन सा, प्रति नाम का, तो आप कहेंगे प्रत्यय शब्द प्रति उपसर्ग से अय मूल शब्द से मिलकर बना है। अगर मैं इसका दोनों का अर्थ निकालने का प्रयास करूं तो अगर आप प्रत्यय का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे, शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है कि शब्द का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे इसका अर्थ होगा लगना या चलना। क्या है? लगना। लगना का मतलब कहां लगेगा, आपके लिए यही प्रश्न है। तो ध्यान रखेंगे, कभी भी जो आपके पास मूल शब्द होगा, जब उस मूल शब्द के पीछे या पीछे लगकर या अंत में लगकर या उत्तर पद में लगकर जो शब्दांश जुड़ेंगे उन्हें प्रत्यय कहा जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यय में प्रति उपसर्ग है और अय मूल शब्द है। और इसका शब्दांश या शाब्दिक अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे तो लगना हम कह सकते हैं या चलना कह सकते हैं। अब लगना कहां पर, चलना कहां पर, तो आप कहेंगे पीछे, यानी कि मूल शब्द के जब पीछे या आपके साथ लास्ट में जो लगेंगे उनको प्रत्यय कहा जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैं शब्द की बात कर रहा हूं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो पहला बात, प्रत्यय क्या होंगे, मूल शब्द के लगेंगे कहां पर, पीछे लगेंगे, अंत में लगेंगे या उत्तर में लगेंगे। अब यहां से परिभाषा को लेकर जो प्रश्न आता है मैं उसकी बात कर लेता हूं। जैसे अगर आपके पास परिभाषा पूछी जाएगी तो आपको ध्यान रखना, एग्जाम में इस परिभाषा को बार बार पूछा गया है, और मैंने आपको कहा था उपसर्ग और प्रत्यय दोनों की क्या है, परिभाषा महत्वपूर्ण है। तो परिभाषा की बात कर लेते हैं जरा, क्या होगी, तो हम कहेंगे कि ऐसे शब्दांश ऐसे शब्दांश ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में, अंत मतलब लास्ट है ना, अंत में, या आप कह सकते पीछे भी कह सकते हैं, या आप उत्तर भी कह सकते, उत्तर मतलब भी लास्ट होता है। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में, पीछे या उत्तर में जुड़कर 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 मूल शब्द के संपूर्ण अर्थ में या मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, अर्थ में परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन कर देता है, उसे क्या कहेंगे, उसे प्रत्यय कहा जाएगा ना, प्रत्यय कहलाता है। यहां से प्रश्न पहले पूछा गया ना, कहलाता है। तो ध्यान क्या रखेंगे, प्रत्यय की अगर परिभाषा की मैं बात करूं तो प्रत्यय की परिभाषा क्या हो जाएगी, प्रत्यय एक शब्दांश है। पहली बात, एग्जाम में बहुत बार यही पूछा गया है, तो ये प्रत्यय क्या है, शब्द है या शब्दांश है, तो प्रत्यय शब्द ना होकर क्या होगा, शब्दांश हो जाएगा पहली बात। यानी कि प्रत्यय क्या है, शब्दांश है। और कैसे शब्दांश है, जो मूल शब्द के कहां जुड़ेंगे, अंत में जुड़ेंगे, पीछे जुड़ेंगे या उत्तर में जुड़ेंगे, इनको क्या कहा जाएगा, या इति में कह लो, इति मतलब भी लास्ट होता है, तो जो इनके अंत में जुड़ेंगे उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें आप क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। लेकिन जब ये जुड़ेंगे तो जुड़कर जो मूल शब्द था, यानी कि जो उसका पहले अर्थ था, उस अर्थ में क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा। यानी कि जो पहले अर्थ था अब वो अर्थ ना रहकर कोई और अर्थ निकल जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है।
तभी उसी को क्या प्रत्यय कहा जाएगा। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी हम प्रत्यय को जोड़ेंगे तो मूल शब्द में परिवर्तन होना स्वाभाविक है, यानी कि इन प्रत्यय का स्वतंत्र अपना खुद का कोई अर्थ नहीं होता है। यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश है और दोनों स्वतंत्र या इनका अकेले में कोई अस्तित्व नहीं है। जिस शब्द के पीछे या आगे जुड़ेंगे उनके जैसा अर्थ देने का प्रयास करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं इसको एक लाइन में अगर लिखना चाहूं कि इस प्रत्यय का मतलब है क्या, तो आप कहेंगे प्रत्यय का मतलब क्या है। प्रत्यय का मतलब ये होगा कि अगर आपके पास प्रत्यय को अगर एक पंक्ति में पूछा जाए या एक शब्द में पूछेगा, तो ध्यान क्या रखना है कि कोई भी आपका मूल शब्द है, सपोज करो ये मूल शब्द मैंने कह दिया, अब इस मूल शब्द के मैं पीछे जो मेरे को जोड़ना है, मैंने कहा अंत में या पीछे जो जुड़ेगा ये वाला, यहां पर अगर कोई जुड़ेगा तो इसे क्या कहा जाएगा, प्रत्यय कहा जाएगा। अगर मैं इसके इस तरफ को जोड़ने का प्रयास करूं मूल शब्द के आगे आदि में, तो इसको क्या है, इसका नाम तो उपसर्ग होना चाहिए। तो आगे कौन जुड़ेगा, आगे उपसर्ग जुड़ रहा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अगर आपने कहा कि मूल शब्द आपके पास क्या है, एक मैंने कहा पढ़, है ना, पढ़ धातु है, तो यहां पर आपने कहा पढ़ मेरे पास क्या मूल शब्द है। अब इस पढ़ में मैंने लास्ट में क्या जोड़ा, ना जोड़ा, तो ना क्या प्रत्यय है, तो क्या बनेगा आगे, तो आप कहेंगे एक बनेगा पढ़ना। तो इसका मतलब पढ़ना के पीछे क्या है, ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और अगर आप इसी पढ़ के पीछे आई लिखेंगे, यानी कि आई प्रत्यय अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या है, तब क्या बनेगा, तो आप कहेंगे पढ़ में अगर आप धातु के पीछे आई प्रत्यय जोड़ेंगे तब ये पढ़ना बनकर क्या बनेगा, पढ़ाई बनेगा। तो यहां पर पढ़ाई जुड़ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, आई को प्रत्यय कह देंगे। इसका मतलब आप अगर बात करेंगे, ना तो इस आई का कोई अर्थ है अभी, ना उस ना का कोई अर्थ था, लेकिन इस मूल शब्द के साथ जब हमने जोड़ा तो इसके समान, इसने सिमिलर एक कोई अर्थ देने का प्रयास किया। तो ये आपको समझना पड़ेगा, यानी कि प्रत्यय वो शब्दांश है जिनका अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं होगा या अपना स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है, बल्कि जिन मूल शब्द के पीछे या अंत में आदि में जुड़ते हैं उनका अर्थ देने का प्रयास करता है, उसे प्रत्यय कहा जाएगा। ये आपको इसकी परिभाषा याद रखनी चाहिए, और बहुत बार अलग अलग प्रकार करके इन परिभाषाओं को पूछा जाता है। अब प्रश्न आता है कि प्रत्यय को प्रकार को लेकर प्रश्न आता है कि प्रत्यय कितने प्रकार होंगे, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसको लेकर अलग अलग प्रश्न आते हैं। संस्कृत में तो बहुत से प्रत्यय निकल जाते हैं, लेकिन हिंदी में मुख्य रूप से अगर आपको प्रत्यय के प्रकार पूछेगा तो ध्यान रखेंगे, प्रत्यय के प्रकार को लेकर, प्रत्यय के प्रकार जो है हिंदी में 2 प्रकार होते हैं, और 2 प्रकार आप सबके जुबान में होगा कि प्रत्यय के 2 प्रकार कौन कौन से। तो आइए जरा बात कर लेते हैं। एक का नाम हम कहते हैं कृत प्रत्यय। क्या कहते हैं, तो कृत प्रत्यय कहा जाएगा, कृत प्रत्यय। और एक को हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय, है ना, तद्धित। एक का नाम क्या होगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा, दूसरे का नाम तद्धित प्रत्यय। अब देखो, अब आपके पास इसको लेकर भी प्रश्न बार बार पूछ लेता है, इसकी परिभाषा भी एग्जाम में पूछता है, और कभी कभी परिभाषा को लेकर कुछ और चीजें पूछ लेता है। अब ध्यान रखो, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल याद रखना है। देखो, क से कृत बना हुआ है और क से क्रिया बनेगी, तो ध्यान रखना है। आप अगर मुख्य रूप से पढ़ेंगे, शब्द को जब हम पढ़ते तो हमने कहा कि मूल शब्द के पीछे जुड़ेंगे, और आपने जब शब्द पढ़ा तो शब्द आपने पढ़ा था कि विकार परिवर्तन के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से 4 प्रकार है, जरा उनको पढ़ लेते, तब मैं बाद में बात करूंगा। यानी कि आपने कहा था कि विकार के आधार पर या परिवर्तन के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार होना चाहिए। अब कौन कौन से प्रकार है, तो आपने पढ़ा था, एक को हम संज्ञा कहते हैं, जिसको मैं संज्ञा भी कह लेता हूं कभी कभी, है ना, एक सर्वनाम हो जाएगा, एक को आप विशेषण कहेंगे, और एक को आप क्या नाम देंगे, क्रिया देंगे। यानी कि मुख्य रूप से हमारे पास 4 शब्द होते हैं। इन चारों शब्दों की हमने बात कर ली, और हमने यही कहा था कि अगर हम क्या है, प्रत्यय की बात करेंगे तो प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ेंगे, तो शब्द कितने होते, 4 होते। विकार के आधार पर कितने, 4 होते। कौन कौन सी संज्ञा होती है, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब इन्हीं 4 के पीछे हम प्रत्यय को जोड़ सकते हैं, आपको यह ध्यान रखना है। इसके पीछे आपके इसके अलावा कुछ के साथ भी नहीं जोड़ सकते हैं। तो ध्यान रहेगा कि जब भी हम प्रत्यय को जोड़ेंगे तो इन 4 के पीछे जोड़ना है। अब इन 4 के पीछे आपको इन 2 भागों में बांटना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं कि इन 4 में से एक आपके पास जो क्रिया है, देखो क से क्रिया बना हुआ है, क से कृत प्रत्यय है, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के पीछे जुड़ेंगे, यानी कि क्रिया कह सकते हैं, या जो संस्कृत का जो मूल है उसको हम धातु कहते हैं। तो आप क्रिया कह लो, आप धातु कह लो, लगभग एक ही मतलब है। लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाएगा, तो क्रिया का मूल रूप धातु होता है, या क्रिया के मूल रूप धातु के पीछे जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें कौन सा प्रत्यय कहा जाएगा, तो उनका नाम क्या होगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है कि कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के पीछे जुड़ते हैं, या क्रिया के मूल रूप धातु के पीछे जुड़ते हैं, उन्हें क्या कहेंगे,
कृत प्रत्यय कहा जाएगा। मैं बहुत डिटेल नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम की दृष्टि जितने पॉइंट्स है मैं सबको बोल दे रहा हूं, जिसको लिखना वो लिख सकता है। साथ में परिभाषा क्या होगी कि क्रिया या धातु के पीछे जिन प्रत्यय को जोड़ा जाएगा उनका नाम क्या होगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा। क्योंकि मुझे कवर करना इस टॉपिक को मैं आज निपटाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए आप लोग महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखेंगे। अब देखो तदित प्रत्यय की अगर परिभाषा पूछेगा तो तदित प्रत्यय की परिभाषा क्या होगी कि क्रिया को छोड़कर अब ये जो तीन बचे ना, इन तीनों को हम किस पे जोड़ेंगे, तदित प्रत्यय में जोड़ेंगे। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा है, यानी कि तदित प्रत्यय क्या होगा, जो क्रिया को या धातु को छोड़कर अब क्या क्या बचे, संज्ञा बच गई, सर्वनाम बच गया और विशेषण, तीन चीजें बच गई। तो आप अगर परिभाषा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे क्रिया या धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे जुड़ने वाले जितने भी प्रत्यय होते हैं उन सभी को क्या कहा जाएगा, उनको तदित प्रत्यय कहा जाएगा। अब प्रत्यय का निर्धारण बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते आपकी आई को क्या कहेंगे, कृत कहेंगे या तदित कहेंगे, क्योंकि आई देखो, आई इधर भी जुड़ता है तो भी ये कृत प्रत्यय होगा और इधर जुड़ेगा तब इसको हम तदित प्रत्यय कहेंगे। इन दोनों में डिफरेंस मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी पहले कि कृत प्रत्यय कौन से, जो क्रिया या धातु के पीछे जुड़ेंगे, और तदित प्रत्यय कौन से, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे जुड़ते हैं। और कितने बार एग्जाम में पूछा है कि निम्न में से हम तदित प्रत्यय किसे कहेंगे, तो तदित प्रत्यय किसे कहेंगे, क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय को तदित कहा जाएगा और क्रिया या धातु के पीछे जुड़ने वालों को कृत प्रत्यय कहा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो अगर मैं इसी एग्जाम्पल को एक बार ध्यान रखूं, मैंने कहा आपके पास, मैं यहां पर पढ़ लिखा मैंने। अब देखो आपने कहा कि पढ़ क्या धातु है कि नहीं है, तो आपने कहा धातु है तो इसमें आई प्रत्यय मैं जोड़ लेता हूं। एक मैं लिखता हूं यहां पर कठिन, कठिन कठिन है ना, कठिन लिख दिया, इसमें भी मैंने आई प्रत्यय जोड़ दिया। तो दोनों में तो आई प्रत्यय लगा हुआ है। एक यहां पर देखो ये पढ़ाई बनेगा, ये पढ़ाई बन गया तो इसको आप क्या कहेंगे, पढ़ धातु था, धातु के पीछे जुड़ा तो पढ़ाई क्या हो गया, ये कृत प्रत्यय है। और यहां पर देखो, यहां पर भी देखो आई प्रत्यय जुड़ा तो कठिनाई बना। अब ये कठिनाई क्या है, आप कहेंगे ये तो क्या है, कठिन। कठिन क्या होता है, संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया है या आपका सर्वनाम है, तो सर्वनाम भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है। कठिन, कठिन क्या है, एक भाव है हमारे अंदर, कठिनाई संज्ञा कह सकते हैं। तो क्या कठिनाई बन गया तो हम इसको क्या कहेंगे, तदित प्रत्यय कहेंगे। तो आप अगर डिफरेंस कर पा रहे होंगे, यहां पर भी आई प्रत्यय है, यहां पर भी आई प्रत्यय है, तो प्रत्यय का जो निर्धारण होगा उसके आगे मूल शब्द जो है उससे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर इससे आगे देखो क्या है, अगर आप कहेंगे क्रिया है तो इसका मतलब ये क्या होगा, कृत प्रत्यय हो गया। और इससे आगे सर्वनाम, विशेषण और संज्ञा में से कुछ होगा तो इसको हम तदित प्रत्यय कहेंगे। अब आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, आई प्रत्यय। पढ़ाई को कौन सा प्रत्यय कहा जाए, कृत है या तदित है, तो तदित ना होकर कृत हो जाएगा। आपको ऐसे भी याद करना चाहिए। तो हम इन दोनों चीजों के बारे में बात कर ले। अब डिसाइड करने का जो सबसे मेन पॉइंट है, ये एग्जाम के दिन हम कैसे पहचाने कि ये कृत है या तदित है। दिक्कत तो यही है, पहचानना तो लगभग वही बात है, बाकी चीजें तो आपके काम की ज्यादा है नहीं। तो हम कैसे पहचान कर सकते हैं, तो इसको पहचान करने का एक सिंपल तरीका है, मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा, एक मैं मानवता लिख रहा हूं, मानवता लिख देता हूं एक, और एक शब्द मैं यहीं पर लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा लिखाई या लिखता ना, लिखता, ता प्रत्यय लगाता हूं दोनों ना, लिखता। अब मैंने कहा कि आपको यह बताना कि निम्न में से मानवता में कौन सा प्रत्यय है और लिखता में कौन सा प्रत्यय है। तो नॉर्मली आप सब लोग बता पाएंगे। देखो यहां पर ता प्रत्यय लगा हुआ है और यहां पर क्या है, यहां पर भी ता प्रत्यय है। ये तो सिर्फ प्रत्यय की बात हो गई। लेकिन एग्जाम में पूछेगा निम्न में से मानवता में तदित प्रत्यय है और लिखता में कृत प्रत्यय है या तदित है, तो आप कैसे डिसाइड कर पा रहे होंगे। तो आपको डिसाइड करने का एक अच्छा तरीका क्या है कि जब भी आपके पास कोई प्रत्यय होगा उस प्रत्यय को अलग कर देंगे। सबसे पहले क्या करना है, प्रत्यय को अलग कर देंगे। अब ये प्रत्यय अलग हट गया, इसका मतलब आगे क्या बचा, मानव बच गया। क्या बचा आगे, मानव बचा। और इधर से भी अगर आप प्रत्यय को अलग करेंगे तो आगे क्या बचेगा, लिख बच गया। अब जो बच्चे तो थोड़ा बहुत संस्कृत जानते हैं उनको पता है, जैसे लिखा है तो लिख मतलब क्या, धातु है, इसका मतलब ये तो धातु निकल गई तो ये क्या होना चाहिए, कृत प्रत्यय होना चाहिए। पर जो बच्चा जानता ही नहीं बेचारा धातु क्या होता है, उसको कुछ नहीं करना है। इस जब प्रत्यय को अलग करने के बाद तुरंत बाद आपको ना जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ना जोड़ना है। यहां पर भी देखो तुरंत बाद क्या जोड़ेंगे, ना जोड़ देंगे। अब ना जोड़ने के बाद आप दोनों को साथ जोड़ दो, जरा क्या बनेगा, मा न व ना, मानव ना बनेगा। और एक इधर क्या बनेगा, लिखना बनेगा। अब देखो अगर आपने क्या किया, प्रत्यय को अलग करने के बाद
प्रत्यय के तुरंत अलग करने के बाद आपने ना जोड़ा और ना को जोड़ने के बाद अगर कोई मीनिंगफुल अर्थ निकलेगा या ये क्रिया बन गई तो इसका मतलब ये क्या होता है, कृत प्रत्यय। लेकिन ये तो कोई क्रिया नहीं है, मानव ना तो कोई क्रिया नहीं है, तो ये तो क्या गलत बन गया। लेकिन यहां पर देखो लिखना क्या है, क्रिया है, लिखना क्या है, क्रिया है। और जैसे ये क्रिया बनेगी तो आप इसको क्या कहेंगे, क्रिया बनने वाले क्या सार्थक शुद्ध हो जाते हैं। इसका मतलब जहां पर क्रिया बनेगी ना जोड़ने पर वो कृत प्रत्यय होगा, और ना जोड़ने पर क्रिया नहीं बनती है तो सारे के सारे क्या तदित प्रत्यय हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, जैसे लिखना, पढ़ना, चलना, घूमना, दौड़ना, बैठना, ये ना सब में जुड़ रहे लास्ट में और सबके सब क्रिया है, तो ऐसे सबको हम क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय कहा जाएगा। बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आपने सीधे इसको क्या कर दिया, ऐसे पहचान लिया होगा। अब देखो, अब आगे की बात आपको जरा ध्यान क्या रखनी है। अब हम एक चीज को यह ध्यान रख सकते हैं कि कृत प्रत्यय जो होंगे उनसे कैसे शब्दों का निर्माण नहीं हो सकता है। तो एक मैं बहुत आसान चीज बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में पूछता है। देखो, जब आपने कहा कृत प्रत्यय जो है, ये कृत प्रत्यय जो है, इनसे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, इनके कृत प्रत्यय जहां पर जोड़ा जाएगा तो ध्यान रखेंगे, इनसे क्या है, संज्ञा भी बनाई जा सकती है कृत प्रत्ययों से। यानी कि जहां पर क्रिया धातु के पीछे कोई शब्द जुड़ेगा तो उससे संज्ञा का निर्माण हो सकता है ना। जैसे हम कहते हैं लिख, लिख से लिखाई बनी, तो लिखाई क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा बन गई, है ना। और आप कहेंगे इन शब्दों से क्या है, प्रत्यय जोड़ने के बाद यहां से क्या विशेषण भी बन सकता है, विशेषण भी बिल्कुल बन सकता है ना, विशेषण भी बन सकता है। और इनके पीछे जुड़ने से क्या क्रिया भी बन सकती है, जैसे लिख धातु था तो लिखाई बनेगा, तो लिखाई क्या धातु, या लिखना क्या है, लिखना धातु हो जाएगा। दौड़ना, बैठना, ये क्या धातु क्रिया बन सकती है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि कृत प्रत्यय अगर किसी के पीछे जुड़ेंगे तो इन शब्दों से कभी भी सर्वनाम शब्दों का निर्माण नहीं हो सकता है। इसका मतलब आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जिन शब्दों के पीछे कृत प्रत्यय जुड़ेंगे या क्रिया के बाद प्रत्यय जोड़ने पर कभी भी सर्वनाम शब्दों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, बस यही ध्यान रखना है। तो एग्जाम में सीधा ही पूछ लेता है कि कृत प्रत्यय से किन शब्दों का निर्माण नहीं हो सकता है, तो सर्वनाम का नहीं हो सकता है, बाकी तीन का हो जाएगा। वैसे आपको तद्धित में याद रखना है। तद्धित में क्या याद रखेंगे, जरा ध्यान रखो। तद्धित प्रत्यय में ध्यान रखेंगे कि तद्धित प्रत्यय जब भी आप किसी के पीछे जुड़ेंगे तो तीन चीजों का निर्माण हो सकता है। किनका, सर्वनाम भी बन सकता है, जैसे मम, मम सर्वनाम से ममत्व बनेगा, ममता बनेगा, है ना, तो क्या भाववाचक संज्ञा बन गई। तो यहां से देखो सर्वनाम भी बन सकता है, अपनत्व बनेगा, अपनापन बनेगा ना, ऐसे। और यहां से देखो सर्वनाम भी बन सकता है, संज्ञा भी बन सकती है, और यहां से विशेषण भी बन सकता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो तदित प्रत्यय होते हैं जब ये जुड़ेंगे तो इनके पीछे जुड़ने से कभी भी क्रिया शब्दों का निर्माण नहीं होगा। इसका मतलब यहां से अगर आप ध्यान करेंगे तो यहां से क्रिया कभी नहीं बनेगी। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि जहां पर कृत प्रत्यय जुड़ते हैं वहां पर कभी सर्वनाम शब्द नहीं बनेगा, जहां पर तदित प्रत्यय जुड़ते हैं वहां पर कभी भी क्या है, क्रिया शब्दों का निर्माण नहीं होगा। बस ये आपके दो चीजें काम की है। अब यहां से आगे जरा एक पॉइंट में फिर नोट कर दे रहा हूं, आप लोग जल्दी से नोट कर सकते हैं और आपको बिल्कुल ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, आपके ऊपर बात है। देखो, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द, से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते। कैसे कहलाते, कृदंत, है ना, कृदंत। तो आप कहेंगे ऐसे प्रत्यय जिन पे पीछे क्या, क्रिया के पीछे जुड़ते हैं और उनको अगर हमने कोई नाम देना तो उनको कृदंत कहा जाएगा। वैसे ही जो तदित प्रत्यय के पीछे जुड़ते हैं उनको क्या कहेंगे, उनको तदिधांत कहा जाएगा। क्या कहेंगे, तदिधांत, है ना, तदिधांत। अब इसका मतलब क्या है, तदिधांत का मतलब होता है यानी कि कृत, देखो कृदंत का मतलब क्या, कृत प्लस अंत। अगर यहां से बिगड़ा करें तो अंत लास्ट में निकलेगा, यानी कि कृत है अंत में जिसके, जिसके अंत में क्रिया थी, ऐसे। और तदिधांत का मतलब तदित है अंत में जिसके, तो तदिधांत और कृदांत। आपको नॉर्मल याद रखना है कि कृदंत किसे कहेंगे, क्रिया जिसके साथ जुड़ी है उसके अंत में क्या प्रत्यय है, कृदंत कहा जाएगा। और जिनमें तदित था उनके अंत में जब क्या है धातु कोई क्या प्रत्यय जुड़ेंगे उन्हें तदिधांत कहा जाएगा। ये ध्यान रखना है। बस ये दो चीजें आपके पास काम की है। अब देखो, अब जो महत्वपूर्ण प्रत्यय है, मैंने आपको कितने बार कहा है कि एग्जाम में हर बार वृद्धिकरण के प्रत्यय पूछेगा, उससे बाहर कुछ नहीं पूछता है। और मैंने ये भी कह रखा है कि वृद्धिकरण के प्रत्यय महत्वपूर्ण होते हैं, उसके अलावा कुछ पूछने का कोई औचित्य नहीं है। और जो लोग ऑफलाइन के बच्चे होंगे या प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में बार बार मेरे से पढ़े होंगे, उन सभी को मैं बार बार कहता हूं कि प्रत्यय 9 जो मुख्य रूप से जिनको हम वृद्धिकरण कहते हैं या जो अपना प्रारंभिक स्वर में वृद्धि करता है वही पढ़ना है, बाकी कुछ पढ़ो ना पढ़ो उससे कोई मतलब है नहीं। अब देखो वृद्धिकरण के प्रत्यय हम किन किन को कह सकते हैं, मैं उन्हीं 9 को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी आपको सबको आता, आई है, कठिनाई में आई जुड़ गया,
अक्कड़ जुड़ गया, पाना जुड़ गया, ता जुड़ गया, ई जुड़ गया, ये सबको याद है, लेकिन हमको जो वृद्धिकरण के प्रत्यय हम वही याद करेंगे, ठीक है, बाकी आपके काम की चीजें नहीं है। तो वृद्धिकरण वाले प्रत्यय मैं एक लाइन में लिख दे रहा हूं, वृद्धिकरण वाले प्रत्यय। अब देखो ये आपको जो 9 प्रत्यय मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना प्रत्यय में तो कम से कम आप इस बात को तो मान के चलिएगा कि 9 प्रत्यय आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आपका मन है तो और प्रत्यय भी पढ़ सकते हैं, अगर मन नहीं है तो आप और को भी नहीं पढ़ सकते। एक मिनट जरा मैं पानी पी लेता हूं। तो आपके पास जो 9 प्रत्यय होंगे मुख्य रूप से आपको वही याद करने हैं। अब देखो 9 कौन कौन से मैं आपको यहां पर लिख दे रहा हूं। बस पहला काम आपका यह है कि इन 9 को याद कर लो। देखो एक है अ प्रत्यय, और एक को हम ई प्रत्यय कहते हैं, एक को बड़े वाला ई प्रत्यय कहते हैं, एक का नाम अयन है, एक का नाम आयन है, आयन, और एक का नाम इक है, इक है, और एक का नाम इकी है, इकी है, आय है, आय है, और एक है यो प्रत्यय। अब 9 हो जाना चाहिए शायद, 1 2 3 4 5 6 और 3 9, यानी कि ये 9 प्रत्यय ऐसे जो मैंने यहां पर लिखे हैं, एग्जाम में यहां से बाहर प्रश्न आने की बहुत कम संभावना है। यानी कि जब भी हम किसी प्रत्यय को पढ़ेंगे तो प्रत्यय पढ़ने का एक ही नियम या एक ही तरीका है, लेकिन ये 9 प्रत्यय ऐसे हैं जो अपनी मानते ही नहीं है। यानी कि होता ना कभी एग्जाम, आप देखो आपके आसपास के जो लोग होंगे उनका एक नियम होता है कि सोसाइटी में ऐसा नहीं करना है, ऐसा कोई करेगा तो उसके साथ ऐसे होगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम तो ऐसे करेंगे, तुम कर लो, क्या करोगे, है ना, तब बड़ी दिक्कत होती है। मतलब कुछ लोग अपवाद जैसे बात करते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, हम तो तुम्हारी सुनने वाले नहीं है। तो इन्होंने भी यही कहा कि प्रत्यय को जोड़ने के एक नियम बनाया गया और सारे प्रत्ययों ने उस नियम को फॉलो कर दिया। लेकिन इन 9 ऐसे प्रत्यय थे, इन 9 ने कहा कि हम बिल्कुल नहीं मानेंगे तुम्हारे नियम। क्यों माने भाई, हम फ्रीडम है, स्वतंत्र, हम अपने नियम चलाएंगे। तो इसका मतलब ये जो 9 प्रत्यय है ये नियमों के विरुद्ध जाकर आपके पास कहीं ना कहीं आपके पास जुड़ते हैं, इसलिए इनको आपको महत्वपूर्ण रूप से याद करना चाहिए। अब देखो, अब जब ये वृद्धिकरण के प्रत्यय होंगे, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक नियम बता रहा हूं, उसके बाद इनके नियम पढ़ेंगे। देखो एक जो महत्वपूर्ण नियम है वो सब लोग जानते हैं, प्रत्यय को जोड़ने का एक नियम होता है कि कभी भी, देखो नियम नंबर 1 बना रहा हूं मैं, जो कॉमन नियम है सबके लिए नियम लगता है, नियम नंबर 1 है। और उस नियम में क्या कहते हैं, ये कहा गया है कि कभी भी कोई प्रत्यय किसी मूल शब्द के पीछे जब जुड़ेगा तो मूल शब्द का जो अंतिम प्रत्यय होगा या अंतिम जो स्वर था उसका लोप कर देंगे, पीछे प्रत्यय को चिपका देंगे, प्रत्यय निकल गया। जैसे अगर आपने कहा कि मैंने एक जो नियम मैं कह रहा हूं उस नियम को देखो क्या है, किसी भी शब्द के पीछे या किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़ने पर उस शब्द के अंतिम स्वर का लोप किया जाता है, अंतिम स्वर का लोप किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप समझेंगे थोड़ा सा, मैंने जो लिखी है लाइन वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखो जितने भी हम प्रत्यय पढ़ने वाले, चाहे हम कोई सा प्रत्यय भी पढ़ेंगे, आप हिंदी में कितने भी प्रत्यय, 50 प्रत्यय को पढ़ लो, ये नियम तो कॉमन है सबके लिए। ये नियम क्या है कि कोई भी मूल शब्द जो है जब इसके पीछे प्रत्यय जुड़ेगा तो प्रत्यय जुड़ने पर क्या करना है, आपको अंतिम मतलब लास्ट जो अंतिम स्वर होगा उसका क्या करना है, लोप कर देना। लोप मतलब उसको हटा देना है, और जैसे आप उसको हटा देंगे ना, लोप करेंगे, वैसे आपका सीधा क्या निकल जाएगा, प्रत्यय जुड़ जाएगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक शब्द ले लूं, क्या मैं लड़का ले लूं, क्या ले लूं, लड़का, लड़का है, मैंने पीछे क्या है, पन जोड़ दिया, पन क्या है, प्रत्यय है। अब आपको समझना क्या है, जो मैंने इससे पहले बात लिखी थी, मैंने क्या लिखी थी, आपका जो पहले मूल शब्द है उसको देख लो पहले क्या है, तो आपने कहा पीछे तो क्या है, प्रत्यय है, ये वाला तो प्रत्यय आपका हो गया, क्या हो गया, प्रत्यय। अब इसको मैंने नाम दे दिया प्रत्यय, और इससे प्रत्यय से जो ठीक पहले होता है उसको क्या कहते हैं, उसको आपने कहा मूल शब्द कह लिया। अब आपने कहा था कि जब मैं प्रत्यय को जोड़ूंगा तो नियम क्या था, जो नियम नंबर 1 मैंने लिखा कि कभी भी प्रत्यय को जोड़ते समय जो मूल शब्द का जो अंतिम स्वर होगा उसका लोप करना चाहिए। अब इसका देखो, पहला स्वर ओ है, दूसरा भी ओ है, लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, लास्ट में क के पीछे आ की मात्रा है, इनके अंतिम स्वर क्या होगा, ल को हलंत करके यहां पे देखो ओ जुड़ा हुआ है, ड को आपने हलंत किया तो यहां से बाहर क्या निकला, ओ निकला,
और इसके पीछे क को हलंत किया तो लास्ट में आपका आ निकल गया, और इसके पीछे तो प्रत्यय है, प्रत्यय को आप पूरा लिख देंगे। तो आपने नियम पढ़ा था कि जो अंतिम स्वर है, अब देखो पहले स्वर से भी कोई मतलब नहीं, फिलहाल मेरे को तो अंतिम स्वर से जानना है। देखो पहला स्वर ये है, दूसरा ये लास्ट स्वर क्या है, लास्ट स्वर आपका आ है, तो मैंने कहा था लास्ट स्वर का लोप कर देना है। तो अगर मैं इसका लोप कर दूंगा, इसको हटा दूंगा, बाकी सब चीजें जुड़ जाएंगे। यानी कि अगर आप लास्ट शब्द का क्या है लोप करेंगे स्वर का, तो अब सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो लड़क ल ड क। अब कुछ बच्चे कहेंगे गुरुजी ये तो जब लोप हो गया तो आधा क बचेगा, आधा क बचेगा, लेकिन तब वाक्य शुद्धि में आधा क क्या हलंत के साथ आप पन जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो वाक्य शुद्धि को शुद्ध करने के लिए हमने यहां से अ स्वर को कहीं से जोड़ दिया है, ऐसा मान लीजिएगा, तब ये लड़कपन बना होगा। तो इसको लड़कपन कहा जाएगा। लड़कपन क्या है, लड़का देखो संज्ञा थी पहले, संज्ञा में पन जुड़ा तो लड़कपन बना, तो भाववाचक संज्ञा बन गई। यानी कि तुम में अभी भी लड़कपन है, तुम अभी लड़कपन वाली बात करते हो लड़कों के जैसे, मतलब 50 साल का आदमी कह दे भाई साहब वो कौन जा रहा जरा देखो, है ना, तो लड़के वाली बात हो गई, लड़कपन है, भाववाचक है। इमोशन क्या है, तुम्हारे अंदर क्या भाव चल रहे, लड़कों के जैसे चल रहे ना। बूढ़ा, बुढ़ापा बनेगा तो भाववाचक संज्ञा हो गई। अब बूढ़ा तो एक क्या है, जाति हो गई, संज्ञा हो गई, लेकिन जब भाववाचक बना लिया हम बुढ़ापा कह लेते, तो बूढ़ा में आपा प्रत्यय जुड़ गया। तो ये पन क्या है, इस प्रत्यय का डिसाइड हम ऐसे नहीं कर पाएंगे जब इसके आगे क्या जुड़ा हुआ, तो इसके आगे क्या संज्ञा है। अब संज्ञा के पीछे क्या है, पन जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या नाम देंगे, तदित प्रत्यय कहा जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो इसका मतलब पहला जो नियम था कि किसी प्रत्यय को जोड़ने पर जो इसके आगे मूल शब्द था उसका जो अंतिम स्वर था उसका लोप करना पड़ेगा, पीछे प्रत्यय को जोड़ दो तो वहां से प्रत्यय जुड़ जाएंगे। ये सबका नियम है, जितने भी प्रत्यय जोड़ने हैं सबके साथ यही नियम लगता है, और सबके सब हमको नियम याद रखने। अब देखो ये नियम तो मैंने कहा जितने एग्जाम्पल होंगे प्रत्यय उन सबके साथ लगते हैं, लेकिन अब जो ये 9 प्रत्यय मैंने लिखे थे जरा उनको समझ लेते हैं। अब मेरा कहने का मतलब है अगर आप इन 9 प्रत्यय को देखेंगे, ये वाला नियम तो फॉलो करेंगे जो मैंने अभी लास्ट वाला कहा, लेकिन ये कहते हैं कि हम कुछ और परिवर्तन करेंगे। तुम्हारे साथ तो चलेंगे भाई साहब, बिल्कुल चलेंगे कि हम 9 को तो चेंज करेंगे, लेकिन हमारी एक बात है कि हम 9 लोग क्या करेंगे, पीछे वाले का लोप करेंगे, लेकिन आगे कुछ बढ़ा के चलेंगे। होते ना कुछ लोग बड़े शैतान टाइप के होते, क्या होते हैं कि हम तो मानते ही नहीं बात, तो इन्होंने क्या कहा कि हम इस नियम को मानेंगे लेकिन इसके अलावा कुछ और हमारी डिमांड है। अब क्या डिमांड है उसकी बात कर लेते हैं। तो वृद्धिकरण का मतलब होता है, वृद्धि मतलब बढ़ाना। इन्होंने कहा कि हम अंतिम स्वर का लोप जरूर करेंगे, अगर हमको अंतिम स्वर को छोड़ना पड़ेगा छोड़ देंगे, लेकिन आगे वाले स्वर को और बढ़ा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे से लॉस कुछ करा है, तुमने लोप किया, तो आगे कुछ ना कुछ हम जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, हम आगे कुछ ना कुछ बढ़ा देंगे। अब क्या बढ़ाएंगे, वही बात आपको समझनी है। यानी कि जो वासुदेव आया था ना परसों एग्जाम में, वो इसी का एग्जाम्पल था। वसुदेव, वसुदेव में अप्रत्यय जुड़ने पर तब वासुदेव हुआ था। और कुछ वाहन साथी विद्वान हमारे जो मित्र है वो कह लेते हैं कि इसमें अप्रत्यय है। अब पता नहीं कहां से पढ़ के आते, इतना ज्ञान कहां से लाते हैं वो पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर जो नियम था वही नियम लगा हुआ है। देखो अब इनमें कहा मैंने जो ये वृद्धिकरण के प्रत्यय होंगे, इन वृद्धिकरण के 9 प्रत्ययों ने कहा इन्होंने कहा कि एक नियम तो चलो हम मान गए तुम्हारा कि वृद्धिकरण के प्रत्यय में 2 नियम लगेंगे। पहला नियम तो वही लगेगा, कौन सा, जो हमने पहले पढ़ा है, कौन सा, कि अंतिम जो स्वर होगा क्या होगा, अंतिम स्वर का लोप करना पड़ेगा। क्या करेंगे, अंतिम स्वर का लोप करेंगे। ये बात इन्होंने मान ली कि अंतिम जो स्वर होगा उसका लोप कर देंगे। भाई जब तुम मान रहे तो तुमने कह दिया, हमने तुम्हारी बात मान ली। जैसा हम कहते हैं ना बेटा पढ़ लो इसको, तो कभी कभी कोई बच्चा कहता है यार गुरुजी ने बोल दिया पढ़ ही लेता हूं अब, है ना। लेकिन कभी कभी कोई बच्चा होता है कि गुरुजी का तो पढ़ लेंगे लेकिन अपनी बात भी कुछ रख लेंगे, कहेंगे गुरुजी तब पढ़ेंगे जब तुम हमको गिफ्ट देंगे, या हमारे को स्वतंत्र आजादी, कुछ भी हमारा मन का है वही बोल देंगे जो मन कर रहा है। इसका मतलब तुमने अपनी कंडीशन रख दी। तो वही बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि तुम्हारी बात को मान ली भाई, है ना, कि तुमने कहा कि अंतिम स्वर का लोप कर दो, पर हमारी बात भी तो सुनो। तो इन नियम वालों ने बोला बता भाई तेरी क्या डिमांड है। तो इन 9 प्रत्ययों ने कहा कि हम एक चीज करेंगे, जो पहला स्वर होगा हम उसको बढ़ा देंगे भाई। तो कहा चलो भाई तुम मान लो, तुम्हारी बात मान ली। तो 9 प्रत्यय क्या करेंगे, अंतिम स्वर के लोप के साथ साथ क्या करेंगे, प्रथम स्वर में वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे, प्रथम स्वर में वृद्धि कर देंगे, प्रथम स्वर में वृद्धि, प्रथम स्वर में वृद्धि कर देंगे। अब प्रथम स्वर में वृद्धि का मतलब क्या है, यानी कि जो पहला स्वर होगा उसको ये बढ़ा देंगे। अब बढ़ाएंगे कैसे, अब दिक्कत तो यही है। अब जब इसमें प्रथम स्वर में हम वृद्धि की जब बात करेंगे, तो प्रथम स्वर में वृद्धि की बात अगर आपको की जाएगी तो आपको 2-3 चीजें ध्यान रखना चाहिए। अब 2-3 चीजें कौन कौन सी ध्यान रखनी है, अगर आपके पास पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे। यानी कि प्रथम स्वर का मतलब क्या है कि पहला स्वर को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाएं कैसे, ध्यान रखो, अगर किसी भी शब्द में जो मूल शब्द उसका पहला स्वर अगर अ है या आ है,
अगर और आ में से कोई एक होगा तो उसको मिलकर आपको बढ़ाकर आ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहला स्वर अ है तो अ का आ बनेगा, आ है तो आ का आई बनेगा। और अगर आपके पास पहला स्वर क्या, छोटा ई है, बड़े वाला ई है, ए है और आई है, अगर आपके पास ये शुरू के अगर इनमें से कोई भी चार में से अगर एक स्वर पहला है तो ई के बदले का भी आई करना पड़ेगा, और एक बड़े ई के बदले का भी आई करना पड़ेगा, ए के बदले का भी और आई के बदले का भी। यानी कि अगर पहला स्वर किसी भी मूल शब्द का इन चार में से कुछ भी होगा तो उनके बदले का आपको आई बनाना पड़ेगा। ये बात इन्होंने कही। और एक बात फिर कही कि अगर पहला ऊ है, बड़े वाला ऊ है, ओ है और आउ है, अगर पहला स्वर इन चार में से कोई एक है तो सबके बदले का क्या बनाना है, आउ बनाना है। इसका मतलब अगर पहला स्वर ऊ होगा तो ऊ का आउ करना पड़ेगा, और बड़े ऊ का भी आउ करना पड़ेगा, ऊ का भी आउ और आउ का भी आउ करना पड़ेगा। चलो ये बात भी मान ली। तब इन्होंने एक कंडीशन और रखी, अगर पहला स्वर री होगा, री होगा तो री का हम क्या करेंगे, इसका अर कर देंगे, है ना, आर कर देंगे, आर। आर में रो आधा हलंत, यानी कि आर में क्या करना आपको, आर में ध्यान रखेंगे, आर जब बढ़ेगा तो आपको ध्यान यह रखना है कि आर में क्या होगा, आर में जो रो है वो आधा रैफ वाला आधा रो है, ऊपर रैफ चला जाएगा। अब मुझे पता कि जिन्होंने पहली बार पढ़े उनके पल्ले कुछ नहीं पढ़ा, कैसे बढ़ाएंगे। अब मैं बता रहा हूं, अभी सिर्फ आप ये याद करेंगे कि इन्होंने क्या किया, अंतिम स्वर का लोप करेंगे और पहला जो स्वर होगा प्रथम स्वर उसको हम बढ़ा देंगे। हमारी बात मान लो। तो जो नियम बनाने वाले उन्होंने कहा कि चलो भाई एक बात तुमने हमारी मान ली, अंतिम स्वर का लोप करेंगे, एक तुम 9 लोगों की बात मान लेते, बाकियों को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकियों ने कहा कि हम तो ठीक ठाक चल रहे भाई, हमारे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब जिनके पेट में दर्द हो रहा 9 लोग, इनकी बात मान लो। तो मान ली इनकी 9 बातें, क्या माने कि अगर हमारे आगे अ होगा सबसे पहले तो हम आ बन जाएंगे, बोला बना लो, है ना। ई और ए आई हो गए तो हम आई बनाएंगे, तो बोला बना दो तुम भी। और ऊ और आउ होंगे तो आउ बनाएंगे, री होगा तो आर बनेगा। तो कहा कि कैसे जुड़ेंगे। अब देखो, अगर मैं यहां से एग्जांपल निकालने का प्रयास करूं, मैं 1-2 एग्जांपल लिख रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, बाकी उसके बाद मैं सबको डिटेल में बता रहा हूं, 9 की 9 को, है ना। अब देखो, जैसे अगर सपोज करो एक एग्जांपल मैंने कहा वसुदेव, परसों का ले लेते हैं ना, सबसे आसान तरीका है वसुदेव, ये लिखा हुआ, इसके लास्ट में आपने कहा कि औ प्रत्यय जुड़ गया। और एक एग्जांपल मैं इतिहास लेता हूं क्योंकि एग्जाम में उसको बहुत बार पूछता है ना, इतिहास, इतिहास ये ले लेता हूं इतिहास, और इसके पीछे क्या जोड़ता हूं, इक प्रत्यय जोड़ देता हूं क्योंकि इक भी 9 में आ रखा है। अगर आप लोग पहले ध्यान देंगे, मैंने जो अ प्रत्यय वो भी मैंने 9 में जोड़ा था, जो 9 प्रत्यय पहले लिखाए थे। अगर आपको नहीं याद हो रहे तो देख लो जरा, कहां पर लिखे थे मैंने 9 प्रत्यय। 9 प्रत्यय मैंने ये यहां लिखे, देखो एक ये वाला अ है और एक मैंने इक लिखा था, कहां पर है जरा, इक यहां पर है। ये 2 प्रत्यय लिख रखे मैंने, जहां पर देखो, अब वापसी में वही जा रहा हूं, कहां पर, ये वाला देखो, पहले अ प्रत्यय और एक इक प्रत्यय, ये दोनों मैंने आगे लिखे थे, दोनों वृद्धिकरण के। अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा अंतिम स्वर का लोप करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले वाला बढ़ाएंगे। अब अगर इसका विग्रह मैं करूं तो देखो, आपको नहीं, सबको नहीं तोड़ना। क्यों? क्योंकि आपको 2 ही चीज में परिवर्तन करना है, एक तो लास्ट में परिवर्तन करना है, एक शुरू वाले में। तो प्रत्यय को तोड़ जोड़ते बार 2 प्रत्ययों में परिवर्तन होता है, या तो आप पहले स्वर में परिवर्तन कर सकते हैं या अंतिम में लोप करना है। तो अगर तो 9 प्रत्यय है तो पहला और लास्ट को तोड़ना पड़ेगा, अगर ये 9 नहीं है तो लास्ट में तोड़ना है। तो इनको 2 को तोड़ देता हूं मैं, जहां पर अंडरलाइन है ना, इनका वर्ण विन्यास कर लेता हूं पहले। देखो व को हलंत किया तो इसके बाद क्या, अ बाहर निकला। 100 को सू को पूरा रहने दो, दो में ए को भी पूरा रहने दो, व को हलंत करूंगा तो बाद में अ आ जाएगा, लास्ट में आपका प्रत्यय है। अब प्रत्यय का नाम क्या है, देखो ये अ तो इस अ का व को तोड़ने पर है, और अ अलग से प्रत्यय है, तो अ को अलग से प्रत्यय लिख देता हूं। अब यहां पर क्या है, अ क्या है, प्रत्यय के रूप में है। अब देखो, एक बार मैं एक को मिटा देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब देखो, अब आपको क्या देखना है, आपने कहा था नियम क्या है, 2 नियम है। एक तो कहा था कि अंतिम स्वर कौन सा है, ये। अब आप कहेंगे अ भी अंतिम स्वर है, अंतिम स्वर है लेकिन वो प्रत्यय के रूप में प्रयोग हो रखा है, ये तो पहले ही पता ही प्रत्यय है। तो अंतिम स्वर कौन सा, अ। मूल शब्द में अ प्रत्यय था लास्ट, और आपने कहा कि पहला जो स्वर है उसका भी क्या है, बढ़ाना है, उसमें वृद्धि करना है। तो पहला स्वर क्या है, यहां पे अ है। अब नियम में क्या कहा था, जरा देखो नियम को फिर। अगर नियम को आप देखेंगे तो कहा था कि अ और आ होने पर आपको आ बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं क्या करूं, अगर आपके पास अ है तो इसका क्या करना पड़ेगा, आ करना पड़ेगा। तो इसका आ करना पड़ेगा और इस अंतिम का लोप कर दो। अब जोड़ो सबको साथ, तो देखो व पहले से लिखा, व में आपने आ जोड़ा तो वाह हो गया, सु पूरा है और दे भी लिखा हुआ है, और लास्ट में को अ हटा और वापसी अ जुड़ गया तो व हो गया, तो क्या बना, वासुदेव। और यही प्रश्न परसों पूछा था, किसमें पूछा था, कनिष्ठ सहायक में, कि वासुदेव में कौन सा प्रत्यय है, तो वासुदेव में
अप्रत्यय होगा। ये वा इसलिए हुआ था क्योंकि यहां पर वृद्धिकरण का प्रत्यय था। और इन प्रत्यय को हम क्या कहते हैं, ये नौ की नौ को संतानवाचक कहा जाता है। संतानवाचक का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इससे उत्पत्ति होती, संतान की, पुत्र की उत्पत्ति, या कोई ना कोई नए शब्द की उत्पत्ति होगी। जैसे वसुदेव हम किसे कहते हैं, जो कृष्ण के पिताजी है उन्हें वसुदेव कहा जाता है, और उनकी जो संतान होगी उसे वासुदेव कहा जाता है। यानी कि अ में इतनी पावर थी, उसने वसुदेव की संतान क्या बना दी, वासुदेव कहा गया। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, मैंने एक एग्जांपल फिर दिया था, कौन सा, मैंने कहा था इतिहास देख लो। तो आपने क्या लिखा था, इतिहास। क्या था, इतिहास। अब इतिहास में मैंने क्या जोड़ा था, एक प्रत्यय जोड़ा था। क्या जोड़ा बेटा, एक प्रत्यय जोड़ा। अब मैंने कहा अगर इसमें एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्रत्यय के रूप में क्या एक जुड़ा हुआ यहां पे, ये तो प्रत्यय है। अब इससे पहले मैंने कहा था अगर एक प्रत्यय वृद्धिकरण का है तो पहले स्वर को और अंतिम स्वर को तोड़ना है। तो पहले तो क्या है, खुद तो स्वर, ई तो स्वर ही है, बीच का जैसा वैसा रहने दो। और इस 100 में देखो 100 को हलन करेंगे तो यहां से बाहर क्या निकलेगा, अस्वर निकलेगा, और लास्ट में आपका क्या, एक तो प्रत्यय के रूप में, तो ये तो प्रत्यय है, इसको तो रहने दो अलग। अब आपने कहा था जब भी प्रत्यय को जोड़ेंगे तो अंतिम स्वर का क्या होगा, लोप हो जाएगा, तो ये तो कट गया। और पहला जो स्वर उसका वृद्धिकरण करना है। ई का क्या हुआ था, जरा ध्यान दो, यहां पर ई का मैंने क्या बनाया था, तो मैंने ई, बड़ा ई आए, ए आए, आई आए, सबके बदले का आई बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप ध्यान देंगे तो हम क्या करेंगे, हमको यह करना, जो ई है इसका क्या बनाना, आई बनाना है। तो आप इसका ई का आई बना दो। बाकी देखो ए, ती, हा, और 100 आधा है, यहां से ओ हट गया। अब इसमें ई जुड़ जाएगा, कौन सा, छोटा ई। तो छोटा ई जुड़ गया, लास्ट में क है, तो ऐतिहासिक। तभी तो होता कि ऐतिहास, देखो इतिहास में एक प्रत्यय जुड़ा, ऐतिहासिक कैसे बना। अब बताओ ऐतिहासिक कैसे बना होगा, इसलिए बना क्योंकि अंतिम में वृद्धिकरण का प्रत्यय है। तो इसने नियम कहा था कि हम शुरू में क्या करेंगे, ई का आई कर देंगे, तो ऐतिहासिक बना है। तो तमाम ऐसे शब्दों में हम परिवर्तन कर पा रहे होंगे। और अब एग्जाम्पल मैं धीरे धीरे सबके बता रहा हूं। जैसे अब मैं पहले ओ के एग्जाम्पल ले लूंगा, मैं री के भी ले रहा हूं, मैं ऊ के भी ले रहा हूं। देखो ओ और ई वाले तो मैंने दो ले लिए। अब मैं जो आगे एग्जाम्पल करा रहा हूं उनमें मैं क्या ऊ और री के लूंगा, लेकिन एक एक करके सबके लेते चले जाऊंगा, ठीक है। तो पहले ओ के एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। मैं एग्जाम्पल देख लेता हूं कौन कौन से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल जल्दी से लिख देंगे। अब जिसको जो नहीं आएगा समझ, आप लास्ट में, मैं वीडियो को वॉच करूंगा लास्ट में, तो आप लोग अपना कमेंट नीचे लिख देना किसका क्या होना चाहिए। क्योंकि ये ऑफलाइन है या आप कहेंगे रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप अभी प्रश्नों को तो नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे प्रश्न करेंगे मैं उसका जवाब भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं कमेंट के माध्यम से सबके जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो आप सब लोग अपने अपने नीचे कमेंट लिख देना किसको क्या प्रॉब्लम है, कहां पर क्या चीजें होना चाहिए। मैं उसको वॉच करके आपके आंसर बता दूंगा, कोई बात नहीं है ना। देखो अब देखो, अगर मैं ओ के एग्जाम्पल लूं तो मैं एक ले लेता हूं, ई वाला हो गया, एक ऊ वाला ले लेता हूं मैं, ऊ वाला देखो, सु रौ भी, सुरभि। सुरभि में मैंने क्या किया, ओ प्रत्यय ले लेता हूं ना, ये ओ वाला हो गया। अब देखो यहां पर क्या, शुरू में सु आ गया। और एक मैं री वाला ले लेता हूं, री है ना, री एग्जांपल का लेता हूं एक, री वाला जैसे प्रीथा, प्रीथा प्लस ओ ले लेता हूं ना, ये प्रीथा प्लस ओ ले लेते हैं। अब देखो ओ भी प्रत्यय है और ये वाला क्या है, ये भी प्रत्यय है। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ध्यान रखने वाली क्या बात है, जरा देखो आपके पास क्या ध्यान रखना है। हमने कहा था एक पहला स्वर और एक अंतिम स्वर, एक पहला स्वर एक अंतिम स्वर को तोड़ना है। अब देखो पहला स्वर को तोड़ेंगे तो 100 को हलन किया, तो यहां से पहले क्या, छोटा ऊ निकला। यहां पे देखो रॉ के पीछे क्या, लास्ट में भौ को हलन किया, तो अंतिम स्वर क्या है, ई है। अब कुछ बच्चे कहेंगे रॉ को क्यों नहीं तोड़ रहे, रॉ बीच से मेरे को मतलब ही नहीं, मेरे को तो अंतिम और पहला चाहिए। अब देखो लास्ट में क्या, ओ तो आपका स्वर्ग नहीं होके भाई प्रत्यय है। तो आपने नियम पढ़ा कि अंतिम जो आपका क्या होगा, प्रत्यय होगा, उसका लोप कर देंगे तो ये हट जाएगा, इसका तो लोप हो गया। आगे देखो ऊ है, ऊ का क्या बनाएंगे बच्चा, आपने कहा था ऊ का आउ बनना चाहिए, वो नियम हमने पहले पढ़ रखा है। ऊ का क्या बनेगा, आउ बनेगा। अब सबको जोड़ दो क्या बनेगा, तो 100 में आउ जोड़े तो क्या बनेगा, 100, और ये रॉ है, रॉ पूरा हो गया 100 रॉ, और भौ में ओ लग गया तो सौरभ, तो सौरभ है ना, सौरभ। अब कहेंगे तुम सौरभ गांगुली ऐसे लिखते सौरभ, सुरभि मूल शब्द था, इसमें अ प्रत्यय जुड़ने पर ये सौरभ बना होगा। ठीक वैसे ही देखो प्रीथा में पो को हलंत किया तो पहला स्वर री है, री के बाद आपका क्या है, थौ को हलंत किया तो लास्ट में आ गया स्वर के रूप में, और लास्ट में आपका ये ओ तो क्या, ये तो प्रत्यय है। अब आपने कहा था अंतिम स्वर का क्या है, लोप करना, तो आ को लोप कर दो, हटा दो, ठीक है। अब आपने कहा था जहां पर री होगा, री का क्या करना है, आर करना है, क्या करना है, आर करना है, और आर में रॉ कैसा हलंत हो गया। अब इनको जोड़ दो, देखो पौ में आ जोड़े तो क्या बनेगा, पा पूरा जुड़ जाएगा, रॉ आधा है, इसके तुरंत बाद में थौ है, तो रॉ आधा होकर रैप के ऊपर चला जाएगा, तो रैप किसके ऊपर गया, थौ के ऊपर चला गया, थौ आधा था, इसके पीछे क्या ओ जुड़ेगा, तो ये पार्थ बनेगा। और पार्थ आपको पता किसे कहते, पार्थ आगे बढ़ो, है ना,
पार्थ ये तुम्हारी क्या है, सच्चाई की जीत है। पार्थ अधर्म कर धर्म पर क्या है, अधर्म पर धर्म की जीत है। तो पार्थ आपको सबको पता किसे कहा जाता है। तो ऐसे एग्जाम्पल आप करेंगे। तो देखो यहां पे देखो, प्रीथा में अ प्रत्यय जुड़ने पर पार्थ बना। अब एग्जाम में पूछता है कि पार्थ में कौन सा क्या हो जाएगा, आपके पास प्रत्यय हो जाएगा। तो वहां पर अ प्रत्यय है। अब अ प्रत्यय कैसे हुआ वो मैंने यहां पर देख लिया। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब देखो कुछ एग्जाम्पल मैं जल्दी से यहां पर लिख दे रहा हूं, आप सब लोग उसको जल्दी नोट कर लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं लिखता हूं कुछ, जैसे कुशल लिखा, कुशल शब्द है, कुशल में अ प्रत्यय जोड़ दिया, है ना। मैं एग्जाम्पल कहते रहा और आप लोग जल्दी से लिखते रहेंगे। कुशल हो गया, युवन में अ जुड़ेगा तो यौवन बनेगा, कुशल में कौशल बनेगा, है ना। देव, देव में आपका क्या देव में देव बनेगा, है ना। जैसे देव है, देव है, देव में अ प्रत्यय जुड़ा तो हमने कहा था अंतिम स्वर का लोप होंगे, आगे ए का आई हो जाएगा तो देव बनेगा, ऐसे देव, तो ये देव बने जाएगा। ठीक है, देव हो गया। मुनि, मुनि मुंह में ऊ की मात्रा तो मौन होगा, जैसे मुनि, मुनि है, मुनि ऋषि मुनि, ऋषि मुनि में अ जुड़ा तो ये क्या बनेगा, मौन बनेगा। तो मौन, मौन क्यों बना, ऊ का औ हो गया तो मौन बन गया। ऐसे तमाम शब्द देखो। सुमित्रा, सुमित्रा का पुत्र कौन है, सुमित्र, तो सौमित्र बनेगा, ऊ का औ हो जाएगा सौमित्र हो जाएगा, है ना। मध्य, मध्य में अ जुड़े तो माध्य बनेगा, ऐसे। अब आप इन चीजों को सबको एग्जाम्पल को ध्यान रख सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं एक और महत्वपूर्ण नियम। अब उस नियम को देखेंगे जो अ प्रत्यय है, इसका एक खुद का अपना नियम है। अब ये अ बड़ा सियाना है, ये कह रहा है कि मैं जो अ प्रत्यय है इसमें एक नियम और आपको ध्यान रखना है। इसने दो नियम तो मान लिए, पहले कौन सा, अंतिम स्वर का लोप करूंगा, बल कर दे अंतिम स्वर का लोप, ठीक है, अंतिम स्वर का लोप करूंगा, ये नियम तो इसने मान ही दिया। और एक नियम इसने अपना खुद बनाया था, क्या, प्रथम स्वर में क्या करूंगा, प्रथम स्वर में वृद्धि करूंगा, ये बात भी इसने मान ली। अब इसने टांग अड़ा दी एक और, किसने, इस अ ने। ये जो नियम मैं लिख रहा हूं सिर्फ अ के लिए होगा। इस अ ने कहा अगर तो मेरे साथ कोई भी स्वर जुड़ जाए तो मैं ये दो नियम मान लूंगा, लेकिन अगर मेरे से पहले कभी भी, देखो इसने क्या बात रख दी कि मेरे से पहले कभी भी अगर छोटे वाला ऊ आ गया तब भाई मैं ये दो नियम नहीं मानने वाला। अब बोला तेरी क्या दिक्कत है, मेरी मर्जी में नहीं मानता हूं, है ना। तो इसने ये बात कही, भाई साहब ने क्या बात कही कि मेरे आगे अगर ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आएंगे तो मैं ये दोनों नियम को फॉलो करूंगा, इन दो को। अगर कभी भी मेरे आगे अगर कभी भी ऊ स्वर आएगा तो मैं एक नियम फिर बना रहा हूं, उसको मानना पड़ेगा। तो तब कहा कि भाई साहब एक ही बवाल है, इन 9 में से भी इसकी भी मान लो। तो इसकी बात जो बनेगी वो आपको ध्यान रखना, कौन सा, कि ऊ के बाद, छोटे ऊ के बाद कभी भी अगर अ प्रत्यय जुड़ेगा तो नियम बनेगा कौन सा, कि इन दोनों को मिलकर आपको क्या है, औ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना है, औ बनाना पड़ेगा। और यही महत्वपूर्ण नियम है, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब कैसे महत्वपूर्ण है जरा देख लो। अब देखो अगर एग्जाम्पल में ये महत्वपूर्ण नियम है तो क्यों होगा, मैंने एक शब्द लिखा यहां पे, मनु, क्या लिखा, मनु, मनु के पीछे आपने क्या जोड़ा, अ प्रत्यय जोड़ा। अब इस नियम को अगर आप फॉलो करेंगे तो नियम में क्या कहा गया था कि आपने तो यही पढ़ा था कि दो नियम है, कौन से, अ प्रत्यय वृद्धिकरण का है, तो दो प्रत्यय को क्या करना आपको, देखो म हलंत किया तो यहां से क्या अ प्रत्यय निकला, नौ को हलंत किया तो यहां से क्या निकला, छोटा ऊ निकला बाहर, और पीछे प्रत्यय अ है। अब नियम यही था कि अ क्या है, प्रत्यय है वृद्धिकरण का, तो पहले तो वृद्धि करेगा, अंतिम स्वर का लोप हो जाएगा। लेकिन लोप तब होगा ना जब ये नियम नहीं बनेगा। अब देखो इस दोनों को अगर आप देखेंगे, ऊ के बाद क्या अ आ गया, ऊ के बाद अ आ गया, तो इसने कहा था मैं इस कंडीशन में इन दोनों को मिलकर औ बनाना पड़ेगा, औ। तो अब इस बात को मानना पड़ेगा। तो इन दोनों को हमने औ बना दिया और आगे तो वृद्धि होगी, अ का क्या बनेगा, इस अ का आ बनेगा, क्या बनेगा, आ। तो अगर सबको जुड़ तो क्या बनेगा, देखो मौ में आ जुड़ गया तो मां, बीच में 9 है, 9 के बाद देखो 9 के हलन के बाद क्या है, अ जुड़ा तो 9 पूरा हो गया 9, और लास्ट में वो है तो क्या बनेगा, मानव। इसलिए हम कहते हैं मनु की संतान मानव होती है। और ऐसा आपने पढ़ा है कि हम मनु की संतान है, यानी कि मनु हमारा पूर्वज था और उसकी संतान हम सभी मानव है। तो ये मानव क्या है, मनु शब्द से जुड़ा है, इसके पीछे अ प्रत्यय है और इसलिए हम इसको मानव को क्या है, मनु प्लस अ कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है कि मानव में कौन सा प्रत्यय है, तो जहां पर आपका लास्ट में व होता है, जैसे वासुदेव उसमें भी औ था लास्ट में, तो व होने पर जहां पर अंतिम में व होता है और यहां पर बच्चा औ प्रत्यय करता है, तब औ प्रत्यय, तो मान कोई शब्द नहीं, ये मनु था, तो मनु से क्या बना, मानव। और हम यही नियम पढ़ते हैं कि प्रत्यय करते बार आगे कोई मूल शब्द निकलना चाहिए। अगर मूल शब्द बेटा नहीं निकला, यहां पे देखो मान निकालो, तो इस मान का क्या है, इस मान का तो कोई अर्थ नहीं, यहां से औ निकाल देंगे तो मान प्लस औ कर देंगे, तो मान का क्या अर्थ है, बिल्कुल नहीं है। मानव से तो मनु निकलेगा आगे ना, ऐसे आपको निकालना है। वैसे देखो यदु या धनु कर लो, एक एग्जांपल मैं फिर करता हूं इसका, धनु। अब धनु मतलब क्या है, धनु राक्षस का नाम है, उसकी संतान को दानव कहा जाएगा।
अब वही नियम फिर है, देखो दो ओ आ गया तो ओ का आ हो गया, नौ नौ का आउ हो गया तो दानव हो जाना चाहिए। तो दानव कौन है? दानव कहते हैं दैत्य को, राक्षस को कहते हैं। दिति, दिति प्लस यौ प्रत्यय दैत्य बनेगा, है ना। तो ये धनु जो था, इसकी संतान जो हुई, पुत्र जो हुए, उनको दानव कहा गया। यानी कि धनु नाम के राक्षस की आगे की संतान दानव कहलाई, राक्षस कहलाई। मनु के संतान को मानव कहा गया, तो यहां पर भी मानव होगा। यादव है, जादव है, यदु है, ऐसे सारे शब्दों को हम यादव, मानव, राघव, राघव रघु प्लस अ राघव, राघव भी ऐसा ही शब्द है। तो ऐसे तमाम शब्दों को हम इनके दृष्टि से देख पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल हमने ये चीजें देख ली है। अब देखो, अब अगर हमको कुछ पूछेगा कि और चीजें हमको क्या देखना चाहिए, तो आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम और कर सकते हैं क्या, आपके लिए जो और एग्जाम्पल है ये आपने मैंने कह दिए। जैसे गुरु, गुरु में औ पढ़ते गौरव बनेगा, धनु में दानव बनेगा, लघु में लाघव बनेगा, पांडु में पांडव बनेगा। ये तमाम शब्द आपको ध्यान रखना है ना। सुष्ठव सौष्ठव बनेगा, या पृथव पृथ्वी से पार्थव बनेगा। ये सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने। अब देखो, और एक एग्जाम्पल मैं और महत्वपूर्ण कर रहा हूं, यहां से एक यौ प्रत्यय है। अब देखो, यौ प्रत्यय मैंने कहा था वृद्धिकरण का प्रत्यय, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत बात आते हैं। अब मैं सब प्रत्यय को एक एक करके ले रहा हूं, जैसे यौ, अयन, बस एक एक एग्जाम्पल लूंगा सबके। बाकी आप अपने बुक में जो आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा उनसे देख लेना, मिला लेना। कुछ एग्जाम्पल मैं मुंह से बोल दूंगा, आप नोट करके अपना करते रहना, ठीक है। देखो, यौ प्रत्यय से मैं सारे एग्जाम्पल लेने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, जैसे यौ प्रत्यय में मैं ईश्वर लेता हूं, पहले ओ वाले ले लेता हूं या यौ वाला। तो आप अगर ध्यान रखेंगे, मैं सारे ले लेता हूं एक एक करके। एक लेता हूं सौ, साहित्य ना, सहित, सहित प्लस यौ प्रत्यय, सहित प्लस यौ प्रत्यय हो गया। इसमें देखो शुरू में अ आ गया। एक एग्जांपल मैं ई का ले लेता हूं, ई वाला कैसे, ईश्वर ले लेता हूं, ईश्वर, ईश्वर प्लस यौ प्रत्यय कर लेता हूं। और एक मैं ऊ वाला ले लेता हूं, ऊ से क्या बनेगा यहां पर, जैसे ऊ से एग्जांपल आएगा एक सुंदर प्लस यौ, सुंदर प्लस यौ। अब एक री का ले लूंगा, कुछ बाद में जरा ध्यान देंगे, वो अभी बात की बात है ना। ये तीन एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो, अब मैं फिर से वही नियम है, रिपीट नहीं करूंगा बार बार, एक बार समझा दे रहा हूं फिर से। देखो, यौ प्रत्यय जुड़ा, वृद्धिकरण का प्रत्यय है, 9 में से है, तो पहले प्रारंभ में वृद्धि करनी है। तो यहां पे देखो ओ है, तो ओ का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। बीच का नहीं छेड़ना, बीच का रहने दो। यहां पे देखो ओ था लास्ट में, ओ देखो तो को हलंत किया, यहां से बाहर ओ निकला, और ओ का मैंने लोप कर दिया, ओ को हटा दिया। और जैसे ओ को हलंत किया, अब इस बात अगर स्वर होता तो यहां पर तो पूरा हो जाता, लेकिन तो आधा है, इसके बाद तुरंत यौ है, तो आधा ही रहेगा, पीछे यौ जुड़े तो साहित्य बन गया। तो ये आपने ध्यान रखा, साहित्य, साहित्य से साहित्य बना। वैसे देखो, पहले क्या ई है, तो ई का क्या बनेगा, वृद्धिकरण करके आई बन गया। शौ वो इससे कोई मतलब है नहीं। रॉ को ब्रेक किया तो रॉ हलंत करके ओ बाहर निकला, तो आपका लोप हो गया, इसके तुरंत बाद यौ है। तो इसका मतलब अगर यहां पर रॉ के बाद स्वर होता तो स्वर पूरा कर देता रॉ को, लेकिन रॉ तो आधा है, ये रैप के ऊपर चला है किसके, यौ के। तो क्या बनेगा, ऐश्वर्य, तो ये ऐश्वर्य बन गया। रॉ रैफ वाला हो गया, यहां पर ऐश्वर्य। अब देखो यहां पर देखो, ऊ को क्या आउ बनाना है, तो आउ को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आउ, तो आउ बनाएंगे तो 100 में आ जाता 100, आधा 9 दो। अब देखो रॉ को हलंत किया तो यहां से ओ बाहर निकला, तो ओ का लोप हो गया, पीछे यौ है, तो रॉ रैफ वाला चला है, तो सौंदर्य बनेगा। तो यहां पर भी सौंदर्य बन गया। अब अगर आप एक चीज कॉमन देखेंगे, तो यहां पर एक कॉमन चीज क्या आई है, अगर आपने नोट किया होगा, और यौ प्रत्यय पढ़ते बार ये नियम हम याद करते हैं कि यौ प्रत्यय होने पर यौ से ठीक पहले कभी भी आधा वर्ण दिखेगा, अगर वहां पर प्रत्यय पूछा जाए तो सदैव प्रत्यय का नाम यौ होता है। इसका मतलब जब कभी भी आपके पास अंतिम शब्द के रूप में या अंतिम वर्ण के रूप में यौ होगा, और इससे ठीक पहले आधा वर्ण है, यौ से पहले देखो ये रॉ यहां पर आधा होना चाहिए, यहां से देखो अगर रॉ करें तो रॉ आधा होना चाहिए। यौ से ठीक पहले अगर आपको आधा वर्ण दिखेगा, इसका मतलब अगर वहां पर प्रत्यय पूछा जाएगा तो सदैव प्रत्यय कौन सा होगा, यौ प्रत्यय हो जाएगा। अब इस नियम को ध्यान रखो। अब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, अगर आप याद करना चाह रहे हैं कि यौ से पहले आधा वर्ण होने पर, आधा वर्ण होने पर सदैव, या आप कह सकते हैं मैक्सिमम, है ना, सदैव यौ प्रत्यय होता है, यौ प्रत्यय होता है। अब मैक्सिमम का मतलब है अगर अपवाद को हम छोड़ दें तो ऐसे आपको अधिकतर ऐसे ही दिखेगा। एक दो एग्जांपल हो सकते हैं कि वहां पर यौ से पहले पूरा वर्ण दिख जाए, बाकी कभी नहीं होगा। यौ से ठीक पहले अगर आधा वर्ण आपको दिखेगा जिसमें कोई स्वर नहीं लगा है, वहां पर अगर प्रत्यय पूछा जाएगा तो प्रत्यय का नाम यौ प्रत्यय होना चाहिए। आपको मैक्सिमम रूप से ध्यान रखना है। अब देखो, अब इसके अलावा एक यौ की और खासियत है,
यौ और ता प्रत्यय दो ऐसे प्रत्यय है जो एक साथ कभी नहीं आएंगे। इसका मतलब ये मैं दो एग्जांपल समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक मैं यहां पर मधुर लिख रहा हूं, मधुर मैं यौ प्रत्यय जोड़ दे रहा हूं, एक सुंदर लिख रहा हूं ना, सुंदर, सुंदर प्लस यौ प्रत्यय। अब देखो, अब मैं इनको अगर समझाने का प्रयास करूं तो देखो मौ में आपने क्या यौ प्रत्यय से क्या आ हो जाएगा, तो क्या बनेगा माधुर्य। तो ये देखो रॉ आधा हो गया, तो रैप में ऊपर तो माधुर्य बनेगा, एक शब्द ये होता है। और यहां पर तो मैंने पहले कह दिया सौंदर्य बनेगा, तो ये सौंदर्य हो गया, सौंदर्य ये हो गया, तो ये सौंदर्य हो जाना चाहिए। अब देखो, अब कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आपके पास ये होता है कि एग्जाम यहां पे ता प्रत्यय जोड़ देता, फिर एग्जाम में आपको फंसाने के लिए यहां पर भी ता प्रत्यय जोड़ता है, और इन दोनों को जोड़कर क्या करता है वो, एक आपके पास वाक्य शुद्धि को लेकर एरर कराता है। क्या कराता है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, माधुर्यता। क्या बनेगा, ये माधुर्यता बनेगा, और ये वाला क्या बनेगा, सौंदर्यता। क्या बनेगा, सौंदर्यता। तो सौंदर्यता बन गया। अब आपके एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से वाक्य शुद्धि में शब्द सही या गलत है, तो आप लोग करते क्या हो, आप लोग ये करते हैं कि दोनों की दोनों शब्दों को हम सही मान लेते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना बच्चा, देखो यहां पर यौ प्रत्यय पहले हमने प्रत्यय के रूप में यौ को जोड़ा, और यहां पे ताप प्रत्यय के रूप में जुड़ा, यहां पर भी ताप प्रत्यय के रूप में जुड़ा। मूल शब्द तो यहां पे सुंदर है, यहां पे मधुर है। तो ध्यान रखना है, कभी भी मूल शब्द के पीछे यौ और ता अगर दोनों की दोनों प्रत्यय के रूप में जुड़े हैं तो वाक्य शुद्धि हर समय क्या होगी, गलत हो जाएगी। इसका मतलब सौंदर्यता कभी शब्द होगा ही नहीं, माधुर्यता कभी शब्द होगा ही नहीं। जैसे हम कहते हैं ना केंद्रीयकरण, यानी कि जब बड़ा ई आने पर अगर केंद्रीयकरण करेंगे तो केंद्रीकरण होता है, यौ कभी नहीं आएगा। तो नियम है, ये नियम ध्यान क्या रखना है कि कभी भी आपके पास यौ और ता प्रत्यय प्रत्यय के रूप में कभी प्रयोग नहीं होंगे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यौ के बाद ता नहीं आएगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर यौ प्रत्यय है तो तब ता नहीं आएगा, अगर यौ प्रत्यय ना होकर मूल शब्द में जुड़ा हुआ है तब आपका ता आ सकता है। इसका मतलब एक नोट आप बना देंगे। नोट में क्या लिखना है, नोट आप बनाएंगे, ये नोट मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे नोट लिखेंगे यौ और ता, यौ और ता कभी भी कभी भी कभी भी प्रत्यय के रूप में एक साथ नहीं आएंगे, प्रत्यय के रूप में एक साथ नहीं आते, एक साथ प्रयोग नहीं किया जाता ना, प्रयोग एक साथ तो आ सकते हैं ना, लेकिन प्रयोग प्रत्यय के रूप में एक साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं। अगर ऐसा प्रयोग किया जाएगा तो वाक्य शुद्धि क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। यानी कि यौ और ता जो अगर दोनों की दोनों प्रत्यय होंगे तो ऐसी कंडीशन हमको क्या है, वाक्य शुद्धि में नकारात्मक, नेगेटिव या गलत हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए, ठीक हुआ। अब देखो, अब कुछ बात मैं आपको फिर कह रहा हूं कि यौ प्रत्यय को लेकर मैंने आपको कहा था कि यौ प्रत्यय में आगे वृद्धिकरण होगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल, 2-3 गिने एग्जाम्पल ऐसे कि आगे हम वृद्धिकरण नहीं करेंगे क्योंकि वाक्य शुद्धि वहां पर गलत हो जाएगी चीजें। जैसे अगर मैं एक शब्द लिखूं, यहां पर मैं शब्द लिखना चाह रहा हूं कुछ यहां पर, क्योंकि वो एग्जाम्पल पूछता है। देखो जैसे अंत है, एक मैं अंत लिख रहा हूं, इसमें यौ प्रत्यय जोड़ दे रहा हूं, पीछे यंत हो गया। और एक एग्जाम्पल मिल रहा हूं सभा, सभा में भी यौ प्रत्यय लगा हुआ है, सभा में यौ प्रत्यय हो गया। और एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूं यहां पे, जैसे दंत है, दंत में यौ प्रत्यय है, दंत हो गया। और इसके बाद मैं लिख रहा हूं जैसे योग में आपने लिखा यौ प्रत्यय। अब देखो, अगर आप इन 4 वर्डों को देखेंगे तो इन 4 वर्णों में क्या लिखा हुआ है, आपने नियम पढ़ा था अ प्रत्यय आने पर क्या है, प्रारंभ में वृद्धिकरण होना चाहिए। तो अगर मैं इसको आंत लिखूं, आ कर दूं इसका, तो आंत्य बनेगा, तो ये तो वाक्य शुद्धि में गलत है। इसका मतलब हम अंतिम में तो लोप करेंगे, लेकिन पहले में हम क्या है, वृद्धिकरण करने पर वाक्य शुद्धि गलत हो रही है। इसका मतलब ये तो गलत है, और इसको सही लिखें तो क्या अंत होता है, तो अंत्य होना चाहिए, ये अंत्य, तब ये शुद्ध है। इसका मतलब हमने प्रारंभ में वृद्धि नहीं करी। तो एक आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि यौ प्रत्यय के कुछ गिने चुने एग्जाम्पल होते हैं जिनमें आप यौ प्रत्यय जोड़ने पर आपको यौ से पहले आधा वर्ण तो दिखेगा, लेकिन आप प्रारंभिक स्वर में वृद्धि करने पर वाक्य शुद्धि गलत हो जाएगी, इसलिए अंत्य गलत हो जाएगा। जैसे दंत्य से दांत्य नहीं बनेगा, दांत्य कोई शब्द नहीं, दंत्य होता है, दंत्य। दंत्य का मतलब यहां पर यौ तो को तो आधा करना पड़ेगा। देखो दंत्य, दंत्य ये वाक्य शुद्धि शुद्ध है, लेकिन अगर मैं वृद्धिकरण करूंगा तो दांत्य होना चाहिए था, तो दांत्य तो कोई शब्द है नहीं, इसका मतलब गलत हो गया, तो आपने लास्ट में वृद्धिकरण नहीं किया। वैसे देखो सभा, देखो साभ्य करेंगे, सा भ यौ, तो साभ्य तो कोई शब्द है नहीं, गलत हो जाएगा, लेकिन सभ्य हो जाएगा, सभ्य। तो यहां पर क्या है, यहां पर वृद्धिकरण नहीं हुआ तो सभ्य सही हो जाएगा। वैसे देखो योग, योग्य नहीं होगा, देखो ओ का हमने औ करना था, योग्य, आधा गौ योग्य, योग्य गलत है।
तो आप कहते हैं योग्य संतान है या योग्य पुरुष है, तो योग्य को योग्य करेंगे तो गौ से पहले क्या है, यौ से पहले आधा गौ है, और यौ से पहले आधा भौ है, यौ से पहले आधा तौ है, यौ से पहले आधा तौ है। तो ऐसे एग्जाम्पल को हम क्या कहते हैं, यहां पर वृद्धिकरण का प्रत्यय तो यौ था, लेकिन इससे ठीक पहले हमने कहा कि ऐसा एग्जाम्पल आपको नहीं दिख रहा है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो ये यौ प्रत्यय के आप याद कर सकते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल मैं आज के लिए जो प्रत्यय है उसको एक एग्जाम्पल फिर कर लेता हूं, है ना। तो आप अगर इसके बाद एग्जाम्पल कर लेते हैं एक यौ प्रत्यय, अय प्रत्यय, है ना। अय प्रत्यय को ले रहा हूं मैं आज के लिए लास्ट, फिर उसके बाद कभी और समय होगा तो मैं फिर कर दूंगा प्रत्यय को, उस दिन खत्म कर लूंगा। 3 हो गए, अब इसके बाद 6 बचे हो, तब इसके बाद तो छोटे छोटे प्रत्यय है ना, क्योंकि आज कंसेप्ट में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं आपको अय प्रत्यय को लेकर बात कर लेता हूं। अय देखो, अय प्रत्यय में वही नियम है लगभग जो आपने पहले पढ़ा है। जैसे देखो कुंती, कुंती हमने एक शब्द लिख दिया, कुंती लिखा, क्योंकि वृद्धिकरण का प्रत्यय है, कुंती में अय प्रत्यय जोड़ना है, अय हो गया। तो अगर आप ध्यान देंगे, जैसे कुंती ले लेते, गंगा लेते, गंगा, गंगा और गंगा में अय प्रत्यय जोड़ लेते हैं, अय। ये देखो 2 एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बाकी एग्जांपल आपको खुद ही, मैं अभी कुछ एग्जांपल बताऊंगा तो आपको करने पड़ेंगे। देखो जैसे आप करो, यहां पर देखो कुंती, देखो शुरू में क है, क को हलंत किया तो यहां से बाहर क्या निकला, ऊ निकला, छोटा ऊ, और ऊपर अंक की बिंदु है। पीछे देखो तो को हलंत किया तो यहां से क्या निकला बाहर, बड़ा ई है, और लास्ट में आपका आय है। अब आपने कहा आय क्या है, वृद्धिकरण का प्रत्यय है। लास्ट स्वर कौन सा है, लास्ट स्वर ई है, तो ई का लोप हो गया। पहला स्वर कौन सा, ऊ का आव करना पड़ेगा, तो इसका आव कर दो, इसका क्या बनेगा, आव बन गया। बस आपने परिवर्तन कर दिया, सबको जोड़ दो, तो कौ में आव जोड़ तो क्या बनेगा, कौ में कौ, ये कौ हो गया। अनुस्वार है तो अनुस्वार लगा दो। तो आधा है, तो आधे के बाद देखो स्वर कौन सा है, ए है, तो आई से स्वर, ए स्वर है तो कौनते, ए स्वर लग गया, पीछे यौ है तो कौनते। अब देखो कौनते किसको कहेंगे, कुंती। कुंती कौन है, कुंती क्या पांडु की पत्नी है, जिसके 5 पांडव थे। और कौनते किसको कहते हैं, पांडव की जो संतान है, या पांडु की संतान, कुंती के जो संतान पुत्र थे, उनको कौनते कहा जाएगा। तो ये संतानवाचक हो गया। कुंती से यौ अय प्रत्यय जुड़ने पर कौनते बनता है। वैसे देखो यहां पर गंगा, अब गंगा क्या है, एक नदी का नाम है, और गंगा का जो पुत्र होगा उसको गांगे कहा जाएगा। और गांगे हम किसको कहते हैं, भीष्म पितामह को कहते हैं कि भीष्म पितामह गंगा की संतान है, गंगा के पुत्र कहा जाता है, ऐसे कहा गया है। अगर आप पुरानी किताबों में ऋग वेद वगैरह पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे देखो गौ, गौ को अगर हलंत करेंगे तो ओ है, अब वृद्धिकरण करके ओ का आ हो जाना चाहिए, तो आ कर दिया आपने। अब देखो ओ यहां पर आ था, तो आ को आपने हलन करके क्या लोप कर दिया, आ में अब आपने क्या ए जोड़ दिया, तो गौ में आपने ए जोड़ा, तो गांगे, तो गांगे बना। तो गांगे किसको कहते हैं, भीष्म पितामह को कहते हैं। तो गंगा के संतान गांगे, और गांगे कौन है, भीष्म पितामह हो जाएगा। ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपको करने पड़ेंगे। अब इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं जो महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकते हैं, जरा आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब देखो कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे आप इसके बाद देखो राधा, राधा से राधा में आय प्रत्यय राधे बनेगा। क्या बनेगा, देखो यहां पर आ है तो आई रहेगा, ए का आप आई कर दो, राधे, राधे बनेगा। अगले देखो आप कहेंगे अंजनी, तो आंजने बनेगा। देखो अंजनी, अंजनी पुत्र आंजने, आंजने किसका नाम है, तो आंजने नाम है पवन पुत्र आंजने, अंजनी का जो पुत्र है पवन पुत्र आंजने, मतलब हनुमान, आंजने हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं अग्नि, अग्नि से क्या बनेगा, अग्नि, अग्नि का जो पुत्र होगा उसको संतान, अग्नि के संतान आग्ने कहेंगे, तो आग्ने संतान बनेगा आ गौ ने, आग्ने। तो हम कहते हैं ना आग्ने चट्टान, आग्ने चट्टान मतलब अग्नि से बनी चट्टान है। तो देखो ओ का आ हो जाएगा, गौ, आधा गौ है। देखो अंतिम स्वर नौ में क्या ई लगा हुआ है, देखो गौ में तो ई स्वर नहीं है क्योंकि या तो आधा है, तो नौ अगर आप करें तो गौ आधा है, नौ, नौ में से ई को हटा दिया, ए को जोड़ तो क्या बनेगा, आग्ने बनेगा, तो आग्ने बन जाना चाहिए, है ना। ऐसे एग्जांपल आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो यहां पर ध्यान रखेंगे, जैसे अग्नि के बाद सुमित्रा, सौमित्र बनेगा, सुमित्रा में यौ प्रत्यय, सुमित्रा में अय प्रत्यय, तो सौमित्र, तो सौमित्र बन जाएगा, सौमित्र हो गया। वृष्णि कह दो, वृष्णि ना, वृष्णि का बहुत वार्षण्य बनेगा। देखो व्री लिखा हुआ है, वृष्णि प्लस अय, मैं इसको कर लेता हूं क्योंकि थोड़ा सा टफ जैसा आपको लगेगा। वृष्णि ना, वृष्णि प्लस अय कर लेता हूं एक एग्जांपल। बाकी आप लोग कृतिका, कृति प्लस अय करेंगे तो कृतिका बनेगा, कार्तिक बनता ना। अब देखो वार्षण्य में री लगा हुआ, इसलिए मैं री वाले को कर देता हूं, जरा दिक्कत नहीं आपको। देखो री का क्या होना चाहिए, री का आर होना चाहिए। तो देखो आर अगर आप करेंगे तो वो को हलन करके यहां से री बाहर निकाला। अब देखो शौ तो आधा है, शौ आधे को रहने दो। अणो, अणो में आपकी क्या लगी है मात्रा, ई छोटी, तो यहां से छोटा ई बाहर निकल गया, लास्ट में अय है। अब आपने कहा अंतिम स्वर का तो लोप होना चाहिए, पहले स्वर का री का क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, तो आपने आर कर दिया। अब जोड़ो, सबको साथ में जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेगा, देखो आ वाह में जुड़ गया तो वाह, शौ आधा है तो इस शौ को आधा ही रहने दो। रो देखो किसके ऊपर जाएगा, जो पूरा स्वर सहित होता है। देखो स्वर सहित कौन सा है, देखो ये आधा है, इसमें देखो ये ए जोड़ा तो वार्षण है,
णे बना। अब रे के ऊपर क्या, ये रो चला जाएगा, आधा रो, तो वार्षण णे, अणे यो, तो वार्षण्य बनेगा, यानी कि वृषण का जो पुत्र है वार्षण्य, तो ये वार्षण्य बनना चाहिए। ऐसे देखो कृतिका प्लस है तो कार्तिक्य बनेगा। कृतिका में देखो री का आ हो जाए तो आर होगा, तो कार्तिक्य, तो कार्तिक्य कृति प्लस है तो कार्तिक्य बनेगा, कार्तिक्य, ऐसे कार्तिक्य। कृतिका जो संतान है उसको कार्तिक्य कहा जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे। यानी कि हमने आज कुल मिलाकर 3 प्रत्ययों के बारे में बात कर ली है, और ये तीनों के तीनों एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। और आपके बाद जो अब इसके बाद देखो जो आयन उसके 2-2 एग्जाम्पल आपको दिखते हैं, जैसे रामायण नारायण ऐसे दिखेंगे। और इसमें से आपके प्रत्यय है, एक आपका महत्वपूर्ण प्रत्यय इक और इका, और आयन बचे हुए, और एक आपके पास क्या है, एक एका, और ई जो है वो दोनों संतानवाचक वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उनको हम एक क्लास में फिर करेंगे। तो आज कुछ एग्जाम्पल आपके बच चुके हैं, यानी कि ये कह लीजिएगा मैक्सिमम आप कहेंगे तो आधे से पौने घंटे की क्लास फिर होनी है। उसके लिए मैं देखूंगा जब भी मुझे समय लगेगा आपके साथ मैं जुड़ने का प्रयास करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग अपना प्रिपरेशन करते रहेगा साथ में, और उम्मीद है कि फॉरेस्ट गार्ड से पहले में वो जो दूसरा क्लास है उसको भी रिकॉर्ड करके आपके पास जैसे भी होगा, जिस दिन मुझे समय लगेगा आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। और जिस बच्चे को यहां पर दिक्कत होगी, मुझे पता जो प्रत्यय को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होगा उसके दिक्कत आना स्वाभाविक है, तो आप लोग टेंशन नहीं करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, मुझे जब भी समय लगे आपके प्रश्नों के जवाब देने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना बहुत अच्छे प्रिपरेशन करेंगे, और अपने सवाल जवाब जो रहेंगे उसको आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। धन्यवाद।